मेरा बेटा और बेटी एक ही बेडरूम में रहते थे। एक रात आधी रात को मुझे अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे कह रही थी, भाई थोड़ा धीरे, मम्मी का कमरा बगल में ही है। उसकी ये बात सुनकर मुझे शक हुआ। तब जब मैंने उनके कमरे में झाँक कर तो देखा, मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि तब मैं देखी कि दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मेरी बेटी सगी थी, लेकिन बेटा सौतेला था। दोनों की उम्र में 5 साल का फ़र्क था। मेरा बेटा मेरी बेटी से 5 साल बड़ा था। बेटी का नाम नव्या था और बेटे का नैतिक। मैंने अपने बेटे को अपनी सगी औलाद की तरह प्यार दिया था। पर मेरी दूसरी शादी से पहले मेरी एक बेटी थी। मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ रही थी। उसने अपने नए पिता और भाई को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई हॉस्टल में ही पूरी करने का फैसला किया। बच्चों के फैसलों की वजह से मैं उन पर अपनी कोई बात नहीं ठोक पाई थी। नव्या ने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी की थी और घर आई थी। वह नैतिक की डिग्री पर पूरी हो चुकी थी। नैतिक ने अपनी बहन से सालों बाद मुलाकात की। दोनों भाई बहन जब बड़े हुए तब एक दूसरे से मिले। दोनों को घर आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। दोनों की नौकरी एक ही शहर में अलग अलग कंपनियों में लगी थी। तब उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया ताकि खर्च कम हो। मुझे भी यह सही लगा। मैंने दोनों को साथ रहने की इजाज़त दे दी और उन्हें नौकरी के लिए बाहर भेज दिया। बच्चों के जाने के बाद घर सूना सूना लगने लगा था, लेकिन मुझे पता था कि अब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरे पति की पेंशन सिर्फ 15,000 रुपये थी, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें अपना मकान बेचना पड़ा था। 5 महीने बीत गए। बच्चे हर महीने 10-10 हज़ार भेजने लगे। तब मैं उनकी भेजी हुई रकम बचा रही थी और थोड़ा बहुत घर खर्चे में लगा रही थी। इन 5 महीनों में मैं एक बार भी बच्चों से नहीं मिली। मेरे पति लकवा के कारण बिस्तर पर थे और उनकी देखभाल करने वाला घर में कोई और नहीं था। ऐसे ही देखते 2 साल बीत गए। दिवाली का त्यौहार नज़दीक था, लेकिन बच्चों ने घर आने से मना कर दिया। मैंने फ़ोन पर उनसे कहा कि मैं उन्हें देखने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन उन्होंने काम का ज़्यादा है। आखिरकार मैं खुद जाकर उनसे मिलने की फ़ैसला किया। एक दिन मैंने अपने पति के दोस्तों को उनकी देखभाल के लिए बुलाया और बच्चों के पास जाने के लिए निकल पड़ी। मैंने स्टेशन से वीडियो कॉल करके बच्चों को बताया कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ। मुझे वीडियो कॉल पर देखकर नैतिक हैरान रह गया। उसने कहा, माँ तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, हम अगले 3 दिन में घर आ जाएंगे। फिर मैं उनसे वादा किया और वापस घर लौट आई। 3 दिन बाद सुबह की पहली ट्रेन से दोनों बच्चे घर आए। उन्हें देखकर मैं भावुक हो गई और गले लगा लिया। तब मुझे नैतिक में थोड़ा ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आया, लेकिन नव्या के शरीर में मुझे काफ़ी बदलाव दिख रहा था। पिछले 2 साल में उसका शरीर थोड़ा ज़्यादा ही भर गया था। उस समय दोनों भाई बहन एक ही कमरे में गए। मुझे लगा कि दोनों कमरे में गए हैं तो नव्या बैग रखकर शायद कमरे से तुरंत बाहर आ जाएगी, लेकिन 1 घंटा हो गया, फिर भी वह दोनों कमरे से बाहर नहीं आए। इसीलिए मैं ही चाय नाश्ता लेकर बच्चों के कमरे में गई। मैंने उनसे कहा, तुम दोनों अब इसी कमरे में रहोगे क्या? घर की छत पर एक और कमरा है, नैतिक तुम वहाँ जाकर रहो और इस कमरे में मैं नव्या को रहने दो। तब नव्या बोली, नहीं, मैं नैतिक के बिना नहीं रह सकती। अब पिछले 2 साल से हम दोनों को साथ रहने की आदत हो गई है, हम इस कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। नव्या की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। तब मैंने नव्या से कहा, नव्या अब तुम छोटी नहीं रही हो और तुम्हारा भाई भी छोटा नहीं है। एक ही कमरे में रहना क्या सही है?
और अगर तुम्हें कभी अपने कमरे में अकेला रहना हो तो कैसे एडजस्ट करोगी? तब नव्या बोली, माँ, जिस शहर में हम काम कर रहे थे वहाँ 2 कमरे का फ्लैट का किराया बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम पिछले 2 साल से एक ही कमरे में रह रहे हैं। अब जब वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे। बच्चे एक ही कमरे में रहने को तैयार थे तो मैं ज़्यादा जोर नहीं दिया। उस दिन मैं सारा दिन काम में व्यस्त थी। दिन में नैतिक का पसंद का खाना बनाया और रात में नव्या की पसंद का। रात में नव्या की पसंद के चटपटे पकवान बनाए, लेकिन उसने पहले की तरह खाना नहीं खाया, वरना वे तो थाली साफ कर देती थी। अचानक मुझे उसका खाना कम लगने लगा। तब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, माँ, अब मुझे ये चटपटा खाना पसंद नहीं है। अब मैं इसके साधारण खाने की आदत हो गई है। तुम कल से वैसा ही साधारण खाना बनाना। तब मुझे बच्चों में थोड़ा जल्दी बदलाव नज़र आया। बाहर रहने से उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेना सीखा था। घर आने के बाद से मैं देख रही थी कि दोनों भाई बहन एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं। नव्या जहाँ होती नैतिक वहीं आकर बैठ जाता। उस रात जब मेरे पति सो गए तो मैं बच्चों के कमरे में गई। मेरा और उनका कमरा पास पास था। मैं उनसे थोड़ी बात करने गई थी। जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंची, देखा कि नैतिक नव्या का हाथ पकड़कर बैठा था। मुझे देखते ही दोनों ऐसे चौंक गए जैसे कुछ गलत कर रहे हो। उस समय अनदेखा कर दिया, लेकिन अगली सुबह एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात में जब उनके कमरे में गई तो बिस्तर पर जो चादर बिछी थी वे सुबह सुबह बाहर सूखने के लिए डाली गई थी। इतनी सुबह कौन चादर धोता है? मैंने नव्या से पूछे बिना उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी और देखा तो दरवाज़ा बंद था। तभी पीछे से नव्या ने आवाज़ लगाया, माँ, नाश्ते में क्या बनाया? वे कमरे के दरवाजे से बाहर जाकर पूछ रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे कमरे की चादर बाहर किसने डाली? इतनी सुबह क्यों धोई? नैतिक मेरा सवाल सुनकर घबरा गया। उसकी नज़रें बार बार नव्या की ओर जा रही थी। तब नव्या आगे आकर बोली, माँ, वे चादर मैंने धोई है, उसमें धूल की वजह से मुझे छींकें आ रही थी, इसलिए सुबह सुबह धो दिया। मैंने कहा, नव्या, चादर में धूल कैसे हो सकती है? जब तुम दोनों घर आने वाले थे तो मैं पर्दे से लेकर चादर तक सब कुछ साफ किया था। नव्या मेरे सवालों का जवाब देते वक्त हड़बड़ा गई। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वे कुछ छिपा रही है। तब नैतिक ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और यह तुम बेडशीट और न जाने क्या क्या चर्चा कर रही हो। अब तुम मुझे खाना बना कर दोगी या मैं बाहर जाकर नाश्ता कर लूँ? ये सुनकर मैं चर्चा छोड़कर किचन में नाश्ता बनाने चली गई। बाद में काम के कारण यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। मुझे अपने दोनों बच्चों के व्यवहार में बहुत बदलाव दिख रहा था। नव्या जो पहले मुझसे बातें करती थी, अब ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। वह मेरे सामने ज़्यादा देर रुकती ही नहीं थी। उस दिन शाम को खाना खाते समय अचानक नव्या की तबीयत बिगड़ गई। खाना शुरू करते ही वह थाली की ओर देखने लगी और थोड़ी ही देर में उसे उल्टी आने लगी। वह बाथरूम की ओर दौड़ी और नैतिक भी उसके पीछे चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि नव्या को अचानक क्या हुआ। मैं भी बाथरूम के पास गई, तब तक नव्या को सहारा देकर बाहर ला रहा था। नव्या का नैतिक को सहारा देने का तरीका मुझे अजीब लगा। उसका एक हाथ नव्या के कंधे पर और दूसरा उसकी कमर पर था। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। नव्या को बाहर ले जाने के लिए मैं खुद उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले आई। फिर मैं नव्या को पानी दिया और पूछा, तुझे अचानक उल्टी क्यों आने लगी? खाना शुरू करने से पहले ही उल्टी जैसा मन हो रहा था। मेरे सवाल का जवाब नैतिक ने दिया। माँ, उसने कमरे में बैठकर तले मसाले वाले चिप्स खा लिए थे। जाहिर है अब जी खराब होगा ही। नव्या ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ माँ, मैं चिप्स खा लिए थे। अब मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना करूँ। तब मैंने पूछा, अब ठीक लग रहा है ना? चल थोड़ा खा ले और फिर आराम कर। नव्या बोली, माँ, मैं बहुत चिप्स खा लिए, अब भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम खाना खा लो। इतना कहकर
वह अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मैं और नैतिक ने साथ में खाना खाया। खाना खाकर वह भी अपने कमरे में चला गया। नव्या के बिना खाए सो जाना मुझे परेशान कर रहा था। सोने से पहले मैं उसके लिए दूध लेकर गई। बच्चों के रात 9 बज चुके थे। कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो नैतिक ने दरवाज़ा खोला। फिर अंदर देखा तो नव्या सोई हुई थी, लेकिन नैतिक जाग रहा था। नव्या को गहरी नींद में देखकर मैंने उसे उठाया नहीं और कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते समय मेरी साड़ी का पल्लू दरवाजे में फंस गया। जब मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही थी तभी नव्या की आवाज़ सुनाई दी। वह नैतिक से कह रही थी, भाई माँ चली गई। मतलब वह सोने का नाटक कर रही थी। ये सुनकर मैं तुरंत दरवाज़ा खटखटाई। नैतिक ने दरवाज़ा खोला और पूछा, माँ अब क्या काम है? मैंने कहा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? नव्या झूठ बोलकर सोने का नाटक क्यों कर रही थी? नव्या झूठी नींद से उठी और बोली, माँ मुझे लगा कि तुम खाना लेकर आई हो। मुझे भूख नहीं है, इसीलिए मैं सोने का नाटक किया। तब भी मुझे बच्चों का व्यवहार ठीक नहीं लगा। मैं नैतिक से कहा, आज रात तुम अपने पापा के साथ हमारे कमरे में सो जाओ, मैं नव्या के साथ सोऊंगी। इस पर नैतिक ने कहा, माँ मैं ये कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नव्या बोली, माँ मैं भाई के साथ ही रहूंगी। बच्चे मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों एक ही कमरे में रह सकते हो, लेकिन आज से दरवाज़ा बंद नहीं होगा। दोनों ने मेरी बात मान ली। अगले दिन मेरी बड़ी बहन घर आई थी। अपनी मौसी को देखकर दोनों बच्चे भी खुश हो गए थे। तब मेरी बड़ी बहन ने कहा, मैं ख़ास तौर पर इन दोनों से मिलने आई हूँ। बातों बातों में मेरी बड़ी बहन ने नव्या की शादी का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा, अब हमारी नव्या शादी के लायक हो गई है, इसकी शादी की बात करनी चाहिए। फिर मेरी बड़ी बहन ने अपने साथ कुछ लड़कों के फ़ोटो दिखाए। जैसे मेरी बड़ी बहन ने नव्या को फ़ोटो पकड़ाए, नैतिक ने जल्दी से फ़ोटो छीनकर अपने हाथ में ले लिया। फिर नैतिक बोला, मौसी ये लड़के नव्या को बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। उसे तो मेरे जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के से शादी करनी चाहिए। मौसी आपने ये कैसे बूढ़े लड़कों का पकड़ लाए? मेरी बड़ी बहन का स्वभाव थोड़ा सख्त था और उसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। उस समय नैतिक अपने मौसी से मजाक कर रहा था। ये गंभीर था, ये समझ पाना मुश्किल था, लेकिन नैतिक की बात सुनकर उसकी मौसी गुस्सा हो गई। फिर उसने कहा, तुझे क्या समझ है इन बातों की? चुप रहे, ये लड़के बस 5 साल बड़े हैं। पति पत्नी में इतना अंतर तो होता ही है। इस पर नैतिक ने जवाब दिया, पति पत्नी में 5 साल का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का अंतर होना चाहिए। नव्या के लिए तो मैं अपने जैसा ही लड़का ढूंढ लूँगा। तब नैतिक की बातें मुझे भी अजीब लगी। वह नव्या की शादी की बात चल रही थी और वह खुद की तुलना दूल्हे से कर रहा था। इसीलिए मैंने उसे कुछ कहने के बजाय उसे उसके कमरे में भेज दिया। नैतिक के कमरे में जाते ही नव्या भी उसके पीछे पीछे चल गई। जब भी दोनों कमरे में चले गए तो मेरी बड़ी बहन मुझसे बोली, सीमा ये बात मैंने तुझे 20 साल पहले भी कही थी, जब तू शादी करने वाली थी। तेरे पति से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तेरा उसका सौतेला बेटा अपनाना मुझे कभी ठीक नहीं लगा। अगर तू 2 बेटियों वाले आदमी से शादी करती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तूने सौतेले बेटे को भी अपनाया, ये मुझे कभी पसंद नहीं आया। और अब घर की जो स्थिति मैं देख रही हूँ वह ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है उसके तेवर ठीक नहीं है। मैंने अपनी बड़ी बहन को कहा, दीदी आप ये क्या कह रही है? दीदी ने कहा, मुझे पता है मेरी बात तुझे कड़वी लगेगी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तेरे बच्चों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। तुम भी मत कर। नव्या को तो मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे सौतेले बेटे को तो भी अभी पूरी तरह नहीं समझ पाई होगी। तूने उन दोनों को साथ में शहर भेज दिया, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। अब बच्चे जवान हो गए हैं। क्या तू जानती है शहर में भाई बहन भी दोस्त बने रहते हैं और रिश्ते दोस्ती से आगे बढ़ जाते हैं। आज तक तू उनके फ्लैट पर कभी गई है? नहीं ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उनके रिश्ते में कोई ऐसी बात ना हो जो शर्मिंदगी का कारण बने।
तब मेरी दीदी की बातें कड़वी ज़रूर थी, लेकिन अब मुझे भी शक होने लगा था। नैतिक और नव्या का व्यवहार पिछले कुछ समय से अजीब था। वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते थे। नव्या तो मेरे सामने आने से भी बच रही थी। उस रात मेरी दीदी घर पर थी, इसीलिए मैं उनके साथ हॉल में सोई थी। दीदी की बातों ने मेरा दिमाग पूरी तरह रात को बेचैन करके रखा। रात को जब मेरी आंख खुली और मैं करवट बदल रही थी, तो मेरी नज़र बच्चों के कमरे की तरफ गई। रात के तब 2 बज रहे थे, लेकिन उनके कमरे की लाइट जल रही थी। लाइट देखकर मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं कमरे के बाहर कदम रखा, मैंने नव्या की आवाज़ सुनी। वह नैतिक से कह रही थी, भाई जल्दी लाइट बंद कर, अगर माँ की नज़र हमारे कमरे पर पड़ी तो हमारा राज खुल जाएगा। तब मैंने दरवाजे की झिरी से झाँक कर देखा, तब नैतिक ने नव्या के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और उसे बेड तक ले जा रहा था। नव्या का चलने का अंदाज भी कुछ अलग था। उन दोनों के बीच क्या चल रहा था ये समझना मेरे लिए मुश्किल था। उस रात मैं उन दोनों से कोई सवाल नहीं कर सकी, क्योंकि घर में मेरी बड़ी बहन आई हुई थी। उसके सामने मैं किसी तरह का तमाशा नहीं करना चाहती थी। फिर अगले ही पल मेरे कानों में उन दोनों की बातचीत सुनाई दी। नव्या के कहने पर नैतिक ने कमरे की लाइट बंद कर दी थी, लेकिन उनकी बातें जारी थी। नैतिक कह रहा था, शहर में फ्लैट पर हमें किसी की निगरानी का डर नहीं था। वहाँ हम अपनी मर्जी से रह सकते थे। किसी को पता भी नहीं था कि हम भाई बहन हैं। लेकिन यहाँ तो माँ कभी भी कमरे में आ जाती है, कोई प्राइवेसी ही नहीं बची है। इस पर नव्या ने कहा, तुम सही कह रहे हो, अब हम यहाँ से ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। अगर हमारी कुछ बातें माँ की नज़र में आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह तो मुझे बार बार अपने साथ बातें करने बुला रहा था। अगर मैं उनके सामने बैठी और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वे सब कुछ समझ जाएंगे। अब हमें जल्द से जल्द शहर वापस लौट जाना चाहिए। अब मैं और झूठ छिपाते छिपाते थक चुकी हूँ। फिर नव्या ने कहा, नैतिक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे भाई बहन का रिश्ता इस हद तक पहुँच जाएगा। पिछले कुछ महीनों से मैं तुम्हारे साथ फ्लैट पर रह रही हूँ और तुमने हर तरह से मेरा साथ दिया है। सच में तुम्हारे अलावा मुझे और कोई बेहतर नहीं मिल सकता। उनकी बातें सुनकर मैं नेहा शब्द हो गई थी। फिर मैं दोबारा कमरे के अंदर चली गई और देखा, वहाँ वे दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। मेरा मन कर रहा था कि अंदर जाकर दोनों को थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं अपने ही घर की इज्जत सड़क पर नहीं लाना चाहती थी। उनकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से सदमे में थी। उस रात में एक पल के लिए भी सो नहीं सकी। मैं बस सुबह का इंतज़ार कर रही थी ताकि उन दोनों से सवाल पूछ सकूं। सुबह आंखें लगने के कुछ ही देर बाद मेरी बड़ी बहन ने मुझे जगाया। वह काफ़ी हड़बड़ी हुई थी और कह रही थी कि सीमा, तुम्हारे घर में ये क्या हो रहा है? नव्या सुबह सुबह कमरे की चादर क्यों ले गई? मुझे तो तुम्हारे बच्चों के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। जल्दी से नव्या की शादी तय करो। मुझे तुम्हारे सौतेले बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तब मैंने अपनी दीदी से झूठ बोल दिया कि मैं ही नव्या को चादर धोने को कहा था। दीदी ने मेरी बात मान ली, लेकिन मेरे मन में शंका थी। रात की उनकी बातचीत और उनके व्यवहार से मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। नव्या सुबह सबसे पहले उठकर कमरे की सफाई कर रही थी। रात की बातचीत सुनने के बाद मुझे अब साफ लगने लगा था कि वह चादर क्यों धो रही थी। दोपहर के करीब 12 बज गए थे, लेकिन मेरी बड़ी बहन घर से जा नहीं रही थी। बच्चे कह रहे थे कि वे साइबर कैफ़े जा रहे हैं। जैसे ही मेरी बड़ी बहन अपने घर जाने के लिए निकली, मैं बच्चों के कमरे में जाने का मौका पा लिया। फिर मैं नैतिक और नव्या दोनों के बैग चेक किए। नव्या के बैग में मुझे ऐसी चीज़ मिली जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे यकीन हो गया कि उन दोनों ने रिश्ते की हर हद पार कर दी है। मैं उस चीज़ को हाथ में लेकर रोने लगी। मैं वहीं बिस्तर पर सर पकड़कर बैठ गई थी। तभी पीछे से नैतिक की आवाज़ आई। उसने कहा, माँ, आज शाम हम निकलने वाले हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में उठी और जाकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली, नालायक, तूने अपना असली रंग दिखा ही दिया।
तू अपनी बहन के साथ ये मैंने वे प्रेगनेंसी किट दिखाते हुए बोला। नव्या गर्भवती है और इसके जिम्मेदार तू है। मुझे सब समझ में आ गया। तुम्हारी हरकतें और बातें मेरे सामने आ चुकी है। मैं बोल ही रही थी कि पीछे से नव्या आ गई। उसे आते ही मेरे हाथ से वे प्रेगनेंसी किट गिर गई। उसे देखकर नव्या बोली, माँ भाई की कॉलर छोड़ दो। तुम्हें जो सच मालूम है वह पूरा सच नहीं है। हाँ मैं गर्भवती हूँ, लेकिन इसकी वजह भाई नहीं है। नव्या ने आगे कहा, मैं अपने प्रेमी से गर्भवती हूँ। जब मैं नौकरी पर गई थी तब कुछ समय बाद मेरी कंपनी में एक मैनेजर से मेरा प्यार हो गया। हमारे रिश्ते में शादी से पहले ही कुछ गलत कदम उठ गए। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो मैंने उसे बताया, लेकिन ये जानने के बाद वह पहले ही शादीशुदा है। उसने मुझे धोखा दे दिया। उसे धोखे के कारण मैं आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन भाई ने मुझे रोका। उन्होंने मेरी हालत समझी और मुझे सहारा दिया। कुछ ही महीनों से मैंने नौकरी छोड़ दी। जब मैं गर्भपात करने गई तो रिपोर्ट से पता चला कि अगर मैंने गर्भपात किया तो मैं आगे कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। उस समय भाई ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उन्होंने कहा, माँ बनना एक औरत के जीवन की सबसे बड़ी बात होती है। तुम्हारा विवाह ऐसे व्यक्ति से करवाऊंगा जो तुम्हारे बच्चे को भी स्वीकार करेगा। अगर ऐसा इंसान ना मिला तो मैं खुद तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लूँगा। माँ, आज सुबह मौसी ने जो बेडशीट को लेकर तुम्हें कुछ कहा, मैंने वह भी सुना था। प्रेगनेंसी के कारण मुझे कई बार रात में उल्टियाँ हो जाती है, बेडशीट गंदी हो जाती है और सुबह सुबह मैं उसे धो देती हूँ ताकि तुम्हें पता न चले। भाई मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं है, वे उससे बढ़कर है। उन्होंने मुझे माता पिता और भाई की तरह संभाला है। माँ प्लीज़ उन पर ऐसा आरोप मत लगाओ। नव्या के मुंह से ये सब सुनकर मुझे अपनी भी सोच पर शर्म आने लगी। मैं उस सौतेले समझती रही, लेकिन उसने अपनी बहन को सगी बहन से भी बढ़कर प्यार दिया और सम्मान दिया। उसने बड़ी समझदारी से उस स्थिति को संभाला, बिना माता पिता को कुछ भी पता चले बिना। अपनी गलती स्वीकारते हुए मैं नैतिक से माफ़ी मांगी और नव्या को भी उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। नैतिक ने जो वादा किया था उसे निभाते हुए उसने नव्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से कराया जिसे उसके बच्चे को भी अपनाया। इस तरह नैतिक ने न केवल भाई का कर्तव्य निभाया बल्कि घर का मुखिया होने का भी फर्ज पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।